जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एरिथ्रोपोइसिस की। एरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है, एरिथ्रो मिस होता है आरबीसी और पोइसिस मिस जनरेशन ऑफ। आरबीसी कैसे बनता है, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं कैसे बनता है हमारे शरीर में, और ब्लड में वो चारों तरफ संचरित होते रहता है, कैसे क्या होता है पूरा हम लोग एक एक चीज़ को उसके स्टेज को हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। फिर इरेथ्रोपोइसिस, अगर ब्लड आरबीसी सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्लड में 99.9%। अगर सेल्स की कोशिकाओं की बात की जाए तो वो आरबीसी को बढ़ाने वाले कारक और उसको घटाने वाले, यानी हमारे शरीर में खून की कमी का कारण और खून की बढ़ोतरी का कारण, दोनों कारण आज हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके स्टेप वाइज पढ़ेंगे। हम पहले जो बता दिए थे हिमेटोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, मेरी जो वीडियो थी तीसरी वाली, उसमें हम पार्ट 3 था, बताए थे कि फीटल, जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है उसको फीटस कहते हैं। जब वो जन्म लेता है इन्फेंट, और जब उससे बड़ा होता है चिल्ड्रन, और बहुत बड़ा हो जाता है तो एडल्ट हो जाता है 13 साल 18 साल बाद। तो जो फीटस के योग सैक में बना था, ब्लड बनना चालू हुआ था, यानी ब्लड सेल्स बनना चालू हुआ था, रक्त की कोशिकाएं बनना स्टार्ट हुआ था। आज हम लोग उसी को देखते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है। इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रिमिस होता है आरबीसी, और पोइसिस में जनरेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरेथ्रोसाइट्स, या इरेथ्रोपोइसिस मीन्स, इरेथ्रोपोइसिस का मतलब जनरेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स या आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं के बनने की विधि को क्या कहते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। आरबीसी मेच्योर इन 5 to 7 days एंड 3 million पर सेकेंड फॉर्म्ड। आरबीसी 5 से 7 दिन में मेच्योर हो जाता है। आरबीसी के बारे में पूरा डिटेल मेरी पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे, पूरा डिटेल किए हैं। ठीक है। आरबीसी 5 से 7 दिन में बन जाता है और वो ब्लड में छोड़ दिया जाता है। बनता कहाँ है आगे हम बता रहे हैं। और 1 सेकेंड में लगभग 2 से 3 मिलियन यानी 20 से 30 लाख पर सेकेंड बनता है। अगर दिन की बात की जाए तो लगभग वो 170 से 260 बिलियन सेल्स बनता है आरबीसी का, इरेथ्रोसाइट्स का। ठीक है। इरेथ्रोपोइसिस पाया जाता है इन वेरियस, बहुत प्रकार के, साइट में जगह या ऑर्गेन, इन साइट के जगह ऑर्गेन भी लिख सकते हैं, इन ह्यूमन बॉडी एज फॉलोइंग, मतलब मनुष्य में इरेथ्रोपोइसिस बहुत प्रकार के ऑर्गेन्स में या जगह पर पाया जाता है। कौन कौन सा जगह पर, तो हम बताए थे जब हिमेटोपोइसिस बताए थे तो, कि बच्चा पेट में जब रहता है, एम्ब्रियो या भ्रूण या फीटस कहते हैं या उम्ब कहते हैं, उसके 2 महीना तक, यहाँ थोड़ा चेंजिंग हम कर दे रहे हैं। फीटस ये है नॉर्मल साइट्स, कहाँ पर बनेगा, और साइट्स ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस की जगह किस जगह पर बनेगी और ये कब से कब तक बनेगा। तो मान लीजिए अगर फीटस या एम्ब्रियो 3 महीना तक का है, भ्रूण 3 महीना का है पेट में माँ के गर्भ में, तो वो इन मीजोडर्म ऑफ योग सैक। मीजोडर्म का मतलब होता है ये लेयर होती है 1 2 3, तो ये बीच वाली जो लेयर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीजोडर्म, इक्टोडर्म, इंडोडर्म। 3 लेयर होती है, 1 2 3। तो एक से बना इक्टो बाहर, मीजो मौ से मध्य, मी से मीजो, और इंडो अंदर, इन करना अंदर, इंडोडर्म। तो इस मीजोडर्म से क्या बनता है, योग सैक, और उसी योग सैक में 3 महीना तक क्या बनता है, आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं बनता है फीटस में। 3 महीना से 5 महीना तक फीटस में इन लीवर एंड स्प्लीन, जो लीवर उसका बन के तैयार हो गया होगा बच्चा का, फीटस का, भ्रूण का, लीवर एंड स्प्लीन में बनता है आरबीसी। ये हिमेटोपोसिस वाली ही चीज़ थी, उसमें हम बता दी थी पूरा डिटेल में। हिपैटिक स्टेज उसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि हिपैटिक मिस होता है लीवर, इसीलिए लीवर में ब्लड बन रहा है, आरबीसी बन रहा है, इसीलिए उस स्टेज को, उस बनने की स्टेज को कहते हैं हिपैटिक स्टेज ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। अगर कोई पूछ दे कि हिपैटिक स्टेज कब होता है इरेथ्रोपोइसिस का, तो 3 to 5 मंथ। ठीक है। योग सैक में कब आरबीसी बनता है, तो लगभग 3 महीना तक। फ्रॉम 5
मंथ छूट गया है, मंथ ऑफ फीटस, भ्रूण के 5वें महीने से और एडल्ट होने तक किसमें ब्लड बनता है, आरबीसी बनता है, इन बोन मैरो, उसी को हम लोग कहते हैं रेड बोन मैरो, आरबीएम, बोन में बनता है, बोन मैरो अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। वो भी कौन सा बोन, यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। लॉन्ग बोन जैसे ह्यूमरस है, ये ऊपर वाली बोन होती है ह्यूमरस, ये रेडियस है, अल्ना है अंगूठा के लिटिल फिंगर के तरफ, जितनी लॉन्ग बोन है, फीमर जांग की हड्डी है, टांग की हड्डी है, हाथ की हड्डी है, ये सब में उसके हेड में उसका बोन, अगर मान लीजिए ये ह्यूमरस बोन है, कंधे वाला बोन है, और ये है उसका हेड है ये, और ये उसका ये वाला है डिस्टल एंड है। तो इस हेड में खास करके स्पंजी एरिया होता है, यहाँ पर आरबीएम होता है, रेड बोन मैरो होता है, बोन मैरो होता है, और इसी में क्या बनता है, आरबीसी ज़्यादातर बनता है, ठीक है। तो लॉन्ग बोन्स के हेड में बनता है। फ्लैट बोन, चपटी बोन, जैसे क्रैनियल बोन है, मस्तिष्क की हड्डी है, उसमें भी क्या बनता है, बोन मैरो आरबीसी बनता है, उसके बोन मैरो में आरबीसी बनता है। स्कैपुला, ये पाखुड़ जिसको कहते हैं, पंखा, ये ट्रायंगल शेप का होता है, पीछे में दोनों तरफ होता है और इधर, उसमें भी बनता है क्योंकि वो चपटा होता है, इसमें भी रेड बोन मैरो में आरबीसी बनता है। स्टर्नम, दोनों रिब, 12 रिब्स इधर 12 रिब्स इधर को जोड़ता है, ये सामने वाली जो हड्डी होती है उसको स्टर्नम कहते हैं या ब्रिस्ट बोन कहते हैं, इसमें भी आरबीसी बनता है। रिब्स जो पसलियाँ होती है उसमें भी आरबीसी बनता है। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल, VERTEBRAL, वर्टिब्रल कॉलम, COLUMN, जगह नहीं है, लिखे नहीं है, बोल देते, वर्टिब्रल कॉलम इस रीढ़ की हड्डी, उसमें भी आरबीसी बनता है। पेल्विक गर्डिल, जो योनि श्रोणि मेखला होता है नीचे में, जो जांग को जोड़ के रखता है, जांग की हड्डी जिसमें फिट रहती है, उसमें भी बनता है, ठीक है। तो ये सब है, बोन कहाँ कहाँ बनता है ये सब हम लोग बात कर लिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको बात ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे एज बढ़ता है, 7 साल तक एक्टिव हो जाता है रेड बोन मैरो, ठीक है, 7 साल एकदम रेड बोन मैरो, उसको फ्लैट बोन में भी बनेगा, लॉन्ग बोन में भी बनेगा, सब जगह वो बनना स्टार्ट हो जाता है, आरबीसी, इरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब 20 साल, 18 से 20 साल जब उम्र होती है एडल्ट में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, नर हो या मादा हो, उसमें ये जो बोन मैरो है, ये इसको हम लोग कहते हैं हेड, और ये डिस्टल पॉइंट है, इसको, इस बोन के बीच वाले जो पार्ट है, यानी इसको हेड कहेंगे, और ये जो बीच वाला पार्ट है उसको साफ्ट कहते हैं, SHAFT, साफ्ट। इस साफ्ट में रहता है येलो बोन मैरो, YBM। ये 20 साल बाद जो रेड बोन मैरो है, चिल्ड्रन में तो बहुत ज़्यादा रेड बोन मैरो होता है, छोटा बच्चा में जब वो 8 साल 10 साल 12 साल बाद, लगभग 18 से 20 साल के जब पूरा फुली मैच्योर हो जाता है आदमी, एडल्ट हो जाता है, तो ये जो रेड बोन मैरो है ये क्या कर देता है, रिप्लेस्ड होकर के लगभग 50% ही रेड बोन मैरो रहता है, और 50% वो येलो बोन मैरो होता है। यानी कि येलो बोन मैरो कहाँ पर होगा, इसके सॉफ्ट में होता है। मुर्गा का टंगड़ी खाइएगा ना, ऐसे चबाते हैं तो उसके नली जो रहता है, चूसते हैं, सब येलो बोन मैरो रहता है, ठीक है, और रेड बोन मैरो भी रहता है। तो येलो बोन मैरो जो रहता है वो सॉफ्ट में पाया जाता है। इसका काम क्या है, इसका बताने का वजह बेमतलब तो हम बताएंगे नहीं, इसका काम समझिए। जब को कभी भी किसी पेशेंट में एनीमिया हो जाता है, मीन्स लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी का कम होना, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन रहता है, तो जब कम हो जाता है तो ये येलो बोन मैरो उस समय बोन मैरो आरबीसी बनाना स्टार्ट कर देता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के विकास और परिपक्वता होने का कौन कौन सा स्टेज होता है। जैसे अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो पहले मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्स होता है, उसके बाद उसका स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज करके
जाइगोट बनाता है, जाइगोट से भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो, फिर धीरे 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 9 मंथ तक बच्चा फीटस बनता है और फुल टर्म बेबी बनता है। उसके बाद जब बर्थ हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, तब वो उसको हम लोग चिल्ड्रन का इन्फेंट कहते हैं। फिर वो बड़ा धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट, सेम वैसे ही इसमें भी एरिथ्रोसाइट्स धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर आरबीसी आर मेनी स्टेजेज ऑफ डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। एक मैच्योर आरबीसी बनने के बहुत प्रकार के स्टेज है, बहुत प्रकार के स्तर है, इस स्तर से इस स्तर से गुजरता है। तो उसमें कौन कौन सा स्तर है? पहले डिवीजन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, अलग अलग बढ़ता है, और फिर मैच्योरेशन होता है। जैसे मान लीजिए किसी के एक दादाजी हैं, उनके 3 बच्चे हुए। ठीक है, जब दादाजी के 3 बच्चे हुए तो वो क्या हुए, वो बच्चा पहले क्या करेगा, वो डिवीज़न उनको कर दिए, भाई तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम ये काम करो, 3 काम दे दिए। अब वो उनके जब जो बच्चे हुए उनके डिफरेंशिएशन, अब उनके जो बच्चे हुए, जैसे मोहन जो दादाजी थे, मोहन उनका नाम था, उनके बेटा का नाम 3 थे, सोहन, चाहे ए नाम की कोई दादाजी थे, उनके 3 बच्चे, 1 2 3, तो 2 नंबर का जो बच्चा हुआ उसके फिर बच्चे हुए ABCD। तो ये ABCD यही क्या है, सब आरबीसी बनता है। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं कैसे। तो डिफरेंशिएशन हो और वो मैच्योरेशन, फिर वो मैच्योर होंगे एज फॉलो। कैसे होता है देखिए, एरिथ्रोपोइसिस बहुत कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको लेंदी बहुत है और इसमें कंट्रोवर्सी बहुत है, बहुत विवाद है, बहुत तरह का देखने को आप मिलेगा। गूगल में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिए, बहुत प्रकार के वीडियो और आपको इमेजेज में मिल जाएगा या फिर उसका वेबसाइट मिल जाएगा। तरह तरह के हम प्रयास किए हैं कि जो बताया जाए वो सही तरीक़ा से बताया जाए। तो जो पहला स्टेज है वो 6 स्टेप में होता है। जो आरबीसी बनता है वो 6 स्टेप में, 1 2 3 4 5 6 में स्टेप में। यहाँ हम लोग बात करेंगे, पहला जो बनता है वो होता है, दादाजी कौन थे, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल या हीमोपोएटिक स्टेम सेल। यही हीमोपोएटिक सेल से सब चीज़ बनता है। इस अगर हीमोपोएटिक सेल्स की बात की जाए तो हम इसको हटा देते हैं। हीमोपोएटिक सेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर HSC शॉर्ट में हम लिख देना है इसको, हीमोपोएटिक सेल्स को शॉर्ट में। इससे क्या बनता है, 2, एक होता है माइलॉइड। माइलॉइड किस स्टेज को कहते हैं, जो 5 महीना बाद वाला जो बन रहा था, जब रेड बोन मैरो में ब्लड बनने लगे या आरबीसी बनने लगे, उसी स्टेज को माइलॉइड स्टेज कहते हैं। तो ये माइलॉइड सीरीज बनता है। और एक होता है लिम्फेटिक सीरीज, लिम्फेटिक सीरीज। माइलॉइड स्टेज से क्या बनता है, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, और लिम्फेटिक में केवल WBC का लिम्फोसाइट्स बनता है। ठीक है, लार्ज लिम्फोसाइट्स और स्मॉल लिम्फोसाइट। तो यही माइलॉइड स्टेज को हम लोग बात करते हैं। तो जो ये प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स है, ये सब सेल्स को बनाती हैं। मोस्ट प्रिमिटिव सेल ऑफ ब्लड सेल्स। क्वेश्चन आया इसीलिए इसको हम लिखे हुए, नहीं तो हम डायरेक्ट यहीं से शुरू कर देते, यहाँ से शुरू कर देते। आप ज़्यादा देखिएगा तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है, उसके बाद अर्ली नर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट, लेट नर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और आरबीसी बन के तैयार हो गया। लेकिन क्वेश्चन जो आया उसको हम लोग इसमें कंक्लूड कर दिए हैं कि वो छूटे नहीं। ठीक है, तो कोई पूछ दे कि सब ब्लड सेल्स की जितनी हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं या प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी, WBC या प्लेटलेट्स, इस सब का सबसे पहले दादाजी कौन थे, यानी कि सबसे पहला जो सेल ये किस मेन सेल से बनी है। एक पेड़ है, उसके बहुत सारे फल हैं, तो पेड़ जो है वो स्टेम जो है, उस स्टेम पर ही तो चारों तरफ क्या है, फल उगा हुआ है। उसी तरह ये भी एक स्टेम सेल है, इसी स्टेम पर आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स नाम के फल उगे हुए हैं, सेल उगे हुए हैं। तो उसको कहते हैं प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल या हीमोमिस, ब्लड पोएटिक मिस बनाने वाला स्टेम सेल। स्टेम सेल की जो ब्लड सेल्स बनाती है उसी को हम लोग HSC कहते हैं या हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। लिखा हुआ मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स ऑफ ब्लड सेल्स।
ब्लड कोशिकाओं का सबसे पुराना, सबसे पूर्वज सेल कौन होता है? प्लूरिपोटेंट सेल्स होती है। ये लगभग बिलियन में बनाती हैं, संख्या में बनती है, और ये खुद प्लोरी स्टेम सेल भी बनाती हैं और आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी बनाती हैं। क्यों? क्योंकि हम बताए थे हीमेटोपोइसिस में 120 दिन बाद जब ये खत्म हो जाएंगे आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी कुछ दिन बाद, 7 से 10 दिन बाद प्लेटलेट्स खत्म हो जाती हैं, तो फिर इसको, इस सब आरबीसी को बनाएगा कौन? अगर ये रहेगा तभी ना। तो ये खुद अपना भी निर्माण करती हैं, स्टेम सेल भी बनाती हैं स्टेम सेल से, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी निर्माण करती हैं। ठीक है, ये जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया था कि कौन सा ब्लड सेल्स जो होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं और प्रिमिटिव होती है, सबसे पुराना, प्रिमिटिव मीन्स पूर्वज, बहुत पहले का, तो वो होती है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल था या हीमेटोपोएटिक सेल था, स्टेम सेल था, ये न्यूक्लिएटेड होती है। लेकिन जबकि आरबीसी, जो मैच्योर आरबीसी, आगे हम लोग देखेंगे, जब वो परिपक्व हो जाता है आरबीसी, तो वो उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस रहता है और ये बीच में एक सेल होती है। सेल में क्या पाया जाता है? ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है। इसमें बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म, यानी उसका पानी, फ्लूइड, सेल का फ्लूइड, इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है, यही है आरबीसी। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स ऑफ ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों सेल की ये पिताजी हैं। अब जो हमको आरबीसी बनाना है, तो आगे जब स्टेम सेल से क्या बना? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कॉलोनी, अलग अलग कॉलोनी बना दिया गया। ये अधिकारी के लिए है, ये कर्मचारी के लिए है, ये और अदर कर्मचारी के लिए, सबका कैटेगरी बांट दिया गया। तो कॉलोनी बना, किसके लिए कॉलोनी बना? आरबीसी के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए, प्लेटलेट्स के लिए कॉलोनी बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। कॉलोनी बनाने वाली यूनिट होती है जिसको हम लोग, ये कॉमन मोइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स होती हैं। यानी मोइलॉइड किसकी थी? आरबीसी जब बोन मैरो में बनने लगे तो उसको माइलॉइड कहते हैं। और माइलॉइड में कौन कौन सी सेल आती हैं? लिम्फोसाइट छोड़ के सब सेल आएंगी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बैसोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स नहीं आएगी, वो लिम्फेटिक प्रोजिनेटर सेल से बनती है। तो ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होती है, ये क्या होती है? कॉमन मीन्स जो सब में हो। मोइलॉइड प्रोजिनेटर सेल, प्रोजिनेटर मीन्स पूर्वज, सेल्स होती है। तो कोई पूछ दे कि कॉमन मोइलॉइड प्रोजिनेटर सेल कौन होती है, तो एक्यूरेट आंसर होगा CFU। अगर ये नहीं दिया है तो आप इस पे भी ट्रिक कर सकते हैं, हीमोपोएटिक स्टेम सेल, क्योंकि इसके थोड़ा सा अगर उसको डिटेल जूम किया गया है तब ये चीज़ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये भी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाएगा। उसके बाद CFU से बनता है BFUE, मतलब बी से बर्स्ट, फटने वाला, फॉर्मिंग यूनिट। ई से अब इरेथ्रोसाइट्स बन रहा है। इसी CFU से आपका बन जाएगा डब्ल्यूबीसी से न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। लेकिन हम लोग यहाँ इरेथ्रोसाइट्स की बात करेंगे तो केवल BFE होगा, बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट्स, BFUE। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ इसीलिए इसको लिखे हैं कि फर्स्ट प्रोजिनेटर सेल्स ऑफ आरबीसी, पहला पूर्वज सेल आरबीसी का कौन होता? आरबीसी का पहला पूर्वज सेल्स है, ये भी है और ये भी है। लेकिन मोस्ट अगर एक्यूरेट आंसर देना है तो बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, BFUE, इसीलिए ई मतलब इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। आरबीसी का तुरंत पहले वाला पूर्वज कौन है? अब दादा के दादा, दादा के दादा, आपके पिताजी का, तो इसके एकदम एक्यूरेट पिताजी कौन है? BFU। इसके दादाजी कौन है? इसके परदादा ये हैं। तो यहाँ अगर शुरू करना है तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। अगर ये दोनों नहीं दिया है तो ये होगा, ठीक है, लेकिन बेस्ट आंसर ये होगा। अब यहाँ से जब बना तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 6th स्टेज वाला, जो 6 स्टेज में बनता है उसी को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आप अगर ये दोनों ऊपर का नहीं भी लिखिएगा और यहाँ से लिखना चालू कर दीजिएगा, स्टेज 1 से 1 नंबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दीजिए, उसके बाद इससे आगे लिखते जाइए। इरेथ्रोपोइसिस, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए इसको हम कंक्लूड कर दिए। अब देखिए, कॉलोनी
BFUE से बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट, इरिथ्रोसाइट से क्या बनता है CFUE, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। यहाँ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट था, यहाँ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई है, इरिथ्रोसाइट्स है, यानी इरिथ्रोसाइट बनना स्टार्ट हो गया। उसी का दूसरा नाम क्या है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इसी को क्या कहते हैं प्रोमिस, पहले इरिथ्रोमिस, इरिथ्रोसाइट, ब्लास्टमिस बनाने वाले, मतलब आरबीसी को बनाने वाला पहला सेल अगर कोई पूछे नॉर्मली भाषा में तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसकी डायामीटर जो होती है, अगर हम चाहेंगे तो जगह नहीं है, हम सरडी भी बना सकते हैं। इसकी डायामीटर जो होती है वो होती है, यानी जो ये डायामीटर है ये भी न्यूक्लिएटेड रहता है, और इसकी डायामीटर जो होती है वो 15 से 20 माइक्रोमीटर होती है। इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो बहुत बड़ी होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की, और इसमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बड़ा है तो वही ज़्यादा जगह घेर लिया, जैसे ये सेल है और इसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है तो ये तो एक सॉलिड ऑर्गन है, सॉलिड चीज़ है, तो जब न्यूक्लियस घेरा हुआ तो इसमें जो पानी रहेगा वो कम ही ना रहेगा। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, जो उसके अंदर का पानी जो रहता है साइटोप्लाज्म लेस कम होता है, और हीमोग्लोबिन इसमें अभी एब्सेंट है, पाया नहीं जाता है। आपको पता है कि आरबीसी में 95% केवल हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। अब जगह नहीं है, इसके बाद हम लोग, ये भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जाए। ये जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी, यानी कि ये मॉर्फोलॉजिकली हमको देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इसको प्रो इरिथ्रोब्लास्ट को हम लोग समझ सकते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली दिखता है। ठीक है, प्रो इरिथ्रो, ऐसे भी अगर ये आने लगे तो बीमारी है। आपको नॉर्मली क्या आना चाहिए मैच्योर आरबीसी, जो न्यूक्लियस इसमें नहीं है, और न्यूक्लियस आ रहा है तो उसको, यानी कि उसमें जो इरिथ्रोपोसिस होती है वो स्टेज यहीं पर केवल हो जा रही, इसके बाद वाली स्टेज नहीं हो रही। अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए हम इसको ऊपर में लिख दिए। यहाँ था हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल था, HSC था, न्यूक्लिएटेड था, उससे बना कॉलोनी CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। उसके बाद बना बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स, BFUE बना, और उसके बाद यहाँ से मेनली स्टार्ट हो गया है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट CFUE या प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। आप एक नाम याद रखिए प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, पहले इरिथ्रोब्लास्ट। आरबीसी का बनने वाला सबसे पहला सेल्स कौन सा है, बनाने वाला सेल्स प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, प्रोमिस पहले, इरिथ्रोमिस आरबीसी, ब्लास्टमिस बनाने वाला। ठीक है, इसकी डायमीटर 15 से 20 माइक्रोमीटर होती है। न्यूक्लियस इसमें बहुत बड़ा होगा, न्यूक्लियस इसमें बहुत बड़ा होगा, और इसके साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर फ्लूइड होगा वो लेस होगा, कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस ऑलरेडी इसको पूरा घेरे हुए रहता है। इसको हम लोग बेसोफिलिक भी कहते हैं, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन इसमें अभी नहीं पाया जाता है, और ये फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल प्रीकर्सर सेल्स होती है। इसके जस्ट बाद वाली स्टेज ये है। ठीक है, दूसरा स्टेज ये है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से क्या बना दूसरा स्टेप अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली इंटरमीडिएट और लेट, अर्ली इंटरमीडिएट और लेट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट का दूसरा नाम प्रो नॉर्मोब्लास्ट होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रो नॉर्मोब्लास्ट और प्रो इरिथ्रोब्लास्ट दोनों अलग अलग है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट पहला सेल से आरबीसी का जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, और प्रो नॉर्मोब्लास्ट ये दूसरा स्टेज है, यानी कि इरिथ्रोब्लास्ट का अर्ली तुरंत, नॉर्मोब्लास्ट या फिर प्रो नॉर्मोब्लास्ट या फिर बैसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। बैसोफिलिक क्यों कहा गया, क्योंकि बैसोफिल जो सेल होती है वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूल्स उसमें रहते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूल्स टाइप के रहेंगे, और इसकी जो न्यूक्लियस होगी बहुत बड़ी होगी। ठीक है, डायामीटर इसका 13 से 17 माइक्रोमीटर। ठीक से देखिए, ये दो दो घटते जाएगा। पहला जो था वो 15 से 20 माइक्रोमीटर, यहाँ था 13, तो 13 में 2 घटा, 15 में 2 घटा 13, 13 में 2 घटेगा, यहाँ आगे आएगा तो 11, 11 में 3 घटा दीजिएगा 8, 8 से थोड़ा सा घटेगा तो 7.5 में। तो जो इसकी परिधि है, जो गोलाई है, वो कितनी होती है 13 से 17 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस इसमें जो होता है वो लेस होता है,
सॉरी लेस देन प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, यानी इस प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा होगा। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, ये न्यूक्लियस की साइज छोटी होती जाएगी। जब न्यूक्लियस की साइज छोटी होती जाएगी, ये है न्यूक्लियस सब छोटी, तो साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड है वो क्या होगा, एरिया ज़्यादा घेरा था, पानी कम था, अब एरिया जो घेरा हुआ जो न्यूक्लियस है वो छोटा होता जा रहा है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस कम होगा, एरिया कम होगा, पानी चारों तरफ अब घेर लेगा क्योंकि घेरने का एरिया उसको ज़्यादा मिलेगा। तो न्यूक्लियस लेस देन प्रो, मतलब प्रो इरिथ्रोब्लास्ट ये छोटा होता है। इसकी जो साइटोप्लाज्म होती है अर्ली नार्मोब्लास्ट की, वो लेस होती है और हीमोग्लोबिन इसमें एब्सेंट होता है, मतलब अभी नहीं पाया जाएगा हीमोग्लोबिन। अर्ली नार्मोब्लास्ट के बाद मिला इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, क्रोमैटिक रंग, नार्मोब्लास्ट यहाँ से रंग दिखने लगेगा, क्या चीज़ का, साइटोप्लाज्म का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए कोई इंटर में गई, इंटर में कोई आदमी गया और उसका रंग लाल हो गया, यानी हीमोग्लोबिन की वजह, आगे हम बता रहे हैं। डायामीटर इसका जो इसकी परिधि है वो कितनी होती है, 11 से 15 माइक्रोमीटर, यानी घट गया 13 से, यहाँ था 15 पहला वाला, 15 से 13, 13 से 11, याद रखिएगा। न्यूक्लियस इसका जो होता है, जो इसकी न्यूक्लियस होती है वो लेस देन इरिथ्रोब्लास्ट, यानी इससे अब कम होगी, धीरे धीरे न्यूक्लियस नाभिक की साइज छोटी होती जा रही है। अर्ली नार्मोब्लास्ट। साइटोप्लाज्म इसका जो ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ है, वो एपियर्स पॉलीक्रोमैटिक, ग्रेइश टाइप का, ग्रे, हल्का ग्रे कलर का दिखने लगेगा ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये कब दिखाई देता है, ये क्वेश्चन है, तो बोलिएगा कोई इंटर में गया, हेमा गई इंटर में, तो उसका रंग लाल हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से रंग लाल दिखता है। तो अभी हल्का हीमोग्लोबिन है, इसलिए ग्रेइश इसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो ग्रेइश कलर का दिखेगा। और हीमोग्लोबिन ग्रेइश क्यों दिखेगा, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है, क्योंकि हल्का ये अभी हीमोग्लोबिन कम है, ऐसे तो नॉर्मली ब्लड जो लाल दिखता है वो हीमोग्लोबिन के ही वजह से दिखता है, ठीक है। अब जो इंटरमीडिएट है, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट, अब ये हेमा बेचारी मर गई, तो जब मर गई, लेट कोई मरता है तो लेट लगाया जाता है ना, ऐसे याद करने के बाद बता रहे हैं। तो लेट नार्मोब्लास्ट या फिर ऑर्थोक्रोमैटिक नार्मोब्लास्ट, इसका दूसरा नाम आप ये ज़्यादा याद रखिए, यही अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट नार्मोब्लास्ट। और नार्मोब्लास्ट के 3 कैटेगरी है, नार्मोब्लास्ट, अर्ली नार्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट और लेट नार्मोब्लास्ट, या इसी का दूसरा नाम ऑर्थोक्रोमैटिक नार्मोब्लास्ट। ये भी क्रोमैटिक यानी रंग की बात आई। न्यूक्लियस इजेक्शन, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि कब न्यूक्लियस क्या होगा, अब यहाँ पर जब साइज इसकी छोटी होती है, ये अब मेम्ब्रेन के पास, इस सेल के पास आकर के चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि बेचारे को अब अपना घर द्वार छोड़ना। इजेक्शन मीन्स जैसे मेमोरी कार्ड लगाते हैं ना, तो लिखता होगा इजेक्ट मेमोरी, यानी बाहर निकालना। तो न्यूक्लियस बाहर कब निकलता है, निकलने के वाले इजेक्शन स्टेज कौन सा होता है, लेट नार्मोब्लास्ट, यहीं से निकलेगा। इसकी डायमीटर होती है 8 से 10 माइक्रोमीटर, 11 में 3 घटा लीजिए, छोटी होती जा रही है उसकी जो डायमीटर, जो उसकी परिधि है वो छोटे होती जा रही है, और न्यूक्लियस भी छोटा होता जाएगा। न्यूक्लियस इसका वेरी स्मॉल न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा, लेट नार्मोब्लास्ट। साइटोप्लाज्म इसका जो होगा, ये जो साइटोप्लाज्म क्या होगा, रेडिश होगा, हल्का लाल या पिंक कलर का होगा। ये पिंक कलर का आपको दिखाई देगा। और क्यों दिखाई देगा, क्योंकि अब न्यूक्लियस बहुत छोटा हो गया और इसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होगा। कलर ड्यू टू फेयर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, पर्याप्त मात्रा में ये हीमोग्लोबिन अब इसमें पाया जाएगा लेट नार्मोब्लास्ट में। क्वेश्चन कोई पूछ दे कि हीमोग्लोबिन फेयर अमाउंट में कहाँ पाया जाता है और उसका न्यूक्लियस निकलने का स्टेज कौन सा होता है, लेट नार्मोब्लास्ट। पहली बार कहाँ दिखता है हीमोग्लोबिन, इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट में, ठीक है। अब लेट नार्मोब्लास्ट से क्या बनता है, रेटिक्यूलोसाइट्स या पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट्स, ये लगभग आरबीसी ही है, ठीक है। डायमीटर इसका 7.5, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये 8 से कम हो जाएगा, 7.5 से 8 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस इसका नहीं पाया जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस कब
डिसअपियर हो जाता है। कब समाप्त हो जाता है? अब वो सेल में जो न्यूक्लियस था वो नहीं दिखाई देता है, तो बोलिएगा रेटिक्यूलोसाइट्स स्टेज वाले जब बनता है उसमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता है, यानी कि इजेक्ट हो गया रहता है लेट नॉर्मोब्लास्ट वाले स्टेज में ही। ठीक है, इसकी जो साइटोप्लाज्म है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंस इन लार्ज क्वांटिटी विथ लिटिल आरएनए एंड राइबोसोम। जब इसको हम लोग रेटिक्यूलोसाइट काउंट डॉक्टर साहब लिखते हैं, जिसमें एनीमिया बहुत दिन से क्रोनिक एनीमिया रहता है तो रेटिक्यूलोसाइट्स काउंट लिखते हैं, और आरबीसी दोनों का हम लोग जांच करते हैं तो डाई आता है, क्रिस्टल करके डाई आता है, और उससे हम लोग जब रंगेंगे तो हल्का दानेदार नुमा संरचना दिखाई देगा। वही क्या रहता है? वो रहता है रेटिक्यूलोसाइट्स, और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। और इसमें क्या ज़्यादा पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। लेकिन जो दानेदार नुमा संरचना रहेगी वो एक्चुअल में रंगाएगा उसका क्या? आरएनए और राइबोसोम्स पाया जाएगा। ठीक है, हम जो बताए थे पिछली वीडियो में कि आरबीसी में आरएनए राइबोसोम ये सब नहीं भाई, ये मैच्योर आरबीसी की बात थी। ठीक है, अब रेटिक्यूलोसाइट्स के से क्या बनता है? मैच्योर इरेथ्रोसाइट आरबीसी बन करके तैयार हो गया। इसकी जो डायामीटर होती है वो कितनी होती है? 7.5, यानी कि ये जो आरबीसी है इसकी डायामीटर अगर हम लोग मापेंगे तो क्या आएगा? 7.5 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट रहता है, रेटिक्यूलोसाइट्स में भी नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस नहीं है। रेटिक्यूलोसाइट्स भी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है। इसकी साइटोप्लाज्म लगभग इसकी जो साइटोप्लाज्म है, ये जो सेल्स है जो निकली है, ये सेल्स बनी है ऐसे, न्यूक्लियस बाहर निकल गया और ये सेल्स है, इसमें अकेले 95% क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब थी, आपको फिर से एक बार जल्दी कर देते हैं। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से क्या बनता है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से क्या बनता है? बस्ट फॉर्मिंग यूनिट BFUE। यहाँ तक याद है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से स्टार्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स मतलब इरिथ्रोसाइट्स, या उसी को प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ये पहला स्टेज है। इसका डायमीटर 15 से 20 माइक्रोमीटर, न्यूक्लियस ये होता है पूरा। तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और लेट नॉर्मोब्लास्ट, और लेट नॉर्मोब्लास्ट से रेटिक्यूलोसाइट, और रेटिक्यूलोसाइट से मैच्योर आरबीसी का निर्माण होता है। ये आप देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इरेथ्रोपोएसिस को प्रभाव करेंगे, उसके प्रभाव को बढ़ाएंगे और उसके प्रभाव को घटाएंगे। तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या खाएं कि आरबीसी हमारा ज़्यादा बने, हमारा ब्लड अच्छा रहे हमारे शरीर में। तो इन्फ्लुएंसिंग बढ़ावा देने वाले इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ इरेथ्रोपोएसिस, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से बढ़ाने वाले कारक इरेथ्रोपोएसिस के कौन से बढ़ावा दें जिससे इरेथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा बने। और आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, आप स्वस्थ रहेगा, कोई दिक्कत, मुंह लाल रहे। ठीक हुआ, टन चढ़ाबो। पहला कारक है एक हार्मोन्स। इसमें भी कौन सा हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एरेथ्रो नाम से ही पता चल जाएगा, पोएटिन हार्मोन, इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है? रिलीज एंड फॉर्म्ड एंड रिलीज फ्रॉम FRO किडनी से ये निकलता है। और कहाँ पर जाके काम करता है? कब निकलता है इरेथ्रोपोएटिन? जब हाइपोक्सिया हो जाए। हाइपोक्सिया क्या है? डिफिशिएंट अमाउंट या डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन
अमाउंट इन ब्लड, जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है उस बीमारी को हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिया। तो और आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को ढोना। ऑक्सीजन आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन एचबी होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ढोता है और CO2 को भी ढोता है। तो जब ब्लड में आरबीसी कम होगा तो क्या होगा? ये किडनी इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन को सिक्रीशन करेगी, अरे नहीं भाई आरबीसी ज़्यादा बनाओ। जब आरबीसी ज़्यादा बनेगा तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा उस पर अटैच होगा और वो सेल तक जाएगा मेटाबॉलिज्म की क्रिया करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, रिलीज किया जाता है हाइपोक्सिया डिजीज में, हाइपोक्सिया मतलब कंडीशन में। और हाइपोक्सिया जब ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है उसको हाइपोक्सिया कहते हैं और ये किडनी से निकाला जाता है। दूसरा हार्मोन, एक तो हार्मोन हो गया इरेथ्रोपोएटिन, ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है हार्मोन इरेथ्रोपोएसिस को, माने आरबीसी को बनाने में। दूसरा हार्मोन है एंड्रोजन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन, नाम से ही टेस्टिज, मेल के जो विसरण होता है, जो अंडाशय होता है उससे ये निकलता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टो ये सेक्स हार्मोन होता है, ये सेक्स हार्मोन होता है और ये किसके लिए? मेल का सेक्स हार्मोन होता है। यानी ये इसीलिए मेल में आरबीसी ज़्यादा होता है, लगभग 4.5 से 6 मिलियन पर 6 सेल्स पर क्यूबिक mm होता है। ठीक है, ये एंड्रोजन्स हार्मोन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स हार्मोन, ये बढ़ावा देता है इरेथ्रोपोएसिस को, आरबीसी को बढ़ावा देता है। इसीलिए आरबीसी का मात्रा और बोन की भी लंबाई ज़्यादा होती है, बोन में बनने के एरिया भी ज़्यादा हो जाता है, आरबीएम रेड बोन मैरो भी ज़्यादा था, वो भी एक कारण है इरेथ्रोपोएसिस का। तो हार्मोन हो गया। उसके बाद थायरॉक्सिन, ये भी बढ़ावा देता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड गला में यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जैसे T3 है, T4 है, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाए तो भी थायराइड के कमजोरी, वीकनेस होगा, इरेथ्रोपोएसिस कम होगा। ठीक है, चौथा है हार्मोन में ग्रोथ हार्मोन, GH जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उससे निकलता है। और एक होता है ACTH हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। बहुत सारा फ्लैट PG, एक ट्रिक है फ्लैट PG, FSH, LH, ACTH, थायराइड, TSH, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन, ये कहाँ से निकलता है? न्यूरोहाइपोसिस से निकलता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत मटर के आकार की ब्रेन का एक पार्ट है और उसी से निकलता है। ये भी बढ़ावा देता है इरेथ्रोपोएसिस में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं हार्मोन्स जो कि आपको बढ़ावा दे रहा है ये सब। उसी को अगर हम लोग फैक्टर, और एक फैक्टर है दूसरा डाइटरी फैक्टर, खाना वाला फैक्टर या डाइटरी फैक्टर्स या एक्सट्रिंसिक फैक्टर, बाहरी प्रभाव, यानी कि हम खाना के द्वारा हमारे शरीर में बन नहीं रहा, जैसे ये भी फैक्टर जो होते हैं वो इरेथ्रोपोएसिस को बढ़ावा देते हैं। जैसे आपका हो गया विटामिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे विटामिन B12 एंड विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं, फॉलिक एसिड, फोलेट विटामिन, और विटामिन B12 जिसको हम लोग, उसका ओरिजिनल नाम, केमिकल नाम कोबलामिन है, साइनोकोबलामिन का टैबलेट आता है, मिथाइलोकोबलामिन का, तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है जिसके अंदर एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाती है, उसको विटामिन B12 और विटामिन B9 फॉलिक एसिड का टैबलेट या फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको ये जो कारक है ये इरेथ्रोपोएसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ावा देते हैं, यानी कि आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। और इसमें एक और हेल्प भी करता है, थोड़ा सा लिटिल है इसका इंपॉर्टेंट, विटामिन B6 एंड विटामिन C, स्कॉर्बिक एसिड खट्टा चीज में मिलता है, और B6
ये सब का इसीलिए मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल को भी चलाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ बढ़ावा देने वाले हैं मिनरल्स बहुत सारे हैं जो इरेथ्रोपोइसिस को बढ़ावा देते हैं, जैसे कैल्शियम, कोबाल्ट, आयरन। आयरन से भी Fe जिसको हम लोग आयरन कहते हैं, अगर आयरन की कमी हो जाए तो आपका आरबीसी कम बनेगा, यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम बनेगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये सब जो कारण है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम, ये सब क्या करते हैं, इरेथ्रोपोइसिस को बढ़ावा देते हैं। ये सब क्या है, डाइटरी फैक्टर या एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, बाहर से हम लोग खाते हैं उससे ये हमारे शरीर में मिलता है। तो ये सब बहुत सारे कारण थे, उसको हम लोग बता दिए। अब अगर इसको हम लोग कहें कि घटाने वाला, इरेथ्रोपोइसिस को कम करने वाला, डिमिनिश करने वाला, या उसको ऐसे कर दें इनहिबिटिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग फैक्टर ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस को रोकने वाले, कम करने वाले या डिप्रेशन करने वाले। तो पहला जैसे कीमोथेरेपी जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, इरेथ्रोपोइसिस को क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे एक नाम है, बता देते हैं आपको नाम, इसको मेथाट्रिक्सेट होता है, ये कीमोथेरेपी में ड्रग्स यूज किया जाता है, और ये कैंसर का ड्रग्स होता है, यानी कैंसर बीमारी को, कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए ये कीमोथेरेपी किया जाता है। और ये कीमोथेरेपी ड्रग्स में जैसे मेथाट्रिक्सेट होता है, ये क्या करता है, इरेथ्रोपोइसिस को, आरबीसी को, कैंसर वाले पेशेंट जिसको कीमो होता है उसमें बहुत कम आरबीसी बनता है, हीमोग्लोबिन बहुत कम बनता है, ठीक है। दूसरा है, अगर एक्सरे बार बार किया जाए तो एक्सरे से भी इरेथ्रोपोइसिस, बोन पे असर पड़ेगा तो इरेथ्रोपोइसिस कम होगा। ये घटाने वाले कारक बताने, जो आरबीसी कम बनेगा, ठीक है। उसके बाद डिप्रेशन भी है, डिप्रेशन, तनाव में रहिएगा तो आरबीसी कम रहेगा, कतनो खइबा आ देह में ना लगी, मुँह लाल ना रही अगर ढेर सोचबा तो, ठीक बा। चौथा है आपका ये क्रोनिक नेफ्राइटिस, नेफ्रमिस होता है किडनी, आईटीएस में इन्फ्लामेशन और किडनी डिजीज। सिंपल भाषा में क्रोनिक मीन्स पुराना, जिसको बहुत किडनी का पुराना प्रॉब्लम हो, उसमें भी क्या होगा, इरेथ्रोपोएटिन जो हार्मोन बताए थे बढ़ाने वाला जो था, वो क्या होता, वो कम निकलेगा। जब कम निकलेगा तो क्या होगा, इरेथ्रोपोइसिस कम होगा, इरेथ्रोपोइसिस कम होगा तो आरबीसी कम बनेगा। तो ये सब कारक थे, उस कारक को आप लोग देख लीजिएगा। एंटी कैंसर ड्रग्स ये सब घटाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।